गवर्नमेंट कॉलेज में इंग्लिश के लेक्चरर हैं। साथ ही साथ पर्सनालिटी ग्रूमिंग और पर्सनालिटी डेवलपमेंट, उसके साथ साथ एक्सटेम्पोर और इंस्टेंट रिएक्शन, बहुत सारी चीजें जो एक सिविल सर्वेंट में चाहिए, उसमें आपकी ये मदद करेंगे। हमारा उद्देश्य यही है कि प्री मेन इंटरव्यू सबकी एक साथ ही तैयारी कराई जाए, और वो होती भी एक ही साथ है। उसमें कोई वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं होता है। राकेश जी, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? जी राकेश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। अब आ रही है? कह रहा था। हाँ, अब आ रही है। नहीं नहीं, मैं सुन रहा था आपने जो कुछ कहा, और थैंक्स टू ऑल कि आप सब लोग मुझे अब बर्दाश्त करेंगे। एक्चुअली क्या है ना राकेश जी, इस ग्रुप डिस्कशन का आधा हिस्सा हो चुका है और ये आधा हिस्सा बचा है केवल। तो आज मुझे लग रहा है कि 15 से 20 एस्पायरेंट होंगे इसमें। हाँ, मुझे लग रहा है, मैं तो काफी बहुत स्टार्टिंग से मैं इस ग्रुप से जुड़ गया था, तो बच्चों की मैं आपस में इनकी कैजुअल बातें भी सुन रहा था कि कोई जुड़ता है, कोई चला जाता है, किसी को नोट्स नहीं मिले, किसी को मटेरियल नहीं मिला। अच्छा, नहीं, इन्होंने मुझसे कुछ नहीं किया। तो मुझे नहीं मालूम। भाई ये बताओ कि आपकी समस्या क्या है, एक एक करके मैं जानना चाहता हूँ। बात आपने सही छेड़ दी। 5-10 मिनट में हम जान लें कि आपकी हमसे अपेक्षा क्या है, और जो आप बता रहे हैं नोट्स नहीं मिल रहे, नोट्स का मिलना जो है वो एक चिरकालिक समस्या है, वो आज की तो है नहीं। तो आज से 20 साल पहले नोट्स जो है वो खजाने ही माने जाते थे। कोई एक बंदा था कह रहा था कि भाई मुझे ये टॉपिक है और इस पे कुछ मटेरियल ही नहीं मिला, कोई दूसरा शेयर कर दे, बता दे। कोई बात नहीं, सारा हाँ बताएं बताएं। एटलीस्ट इन सबसे मैं सर ये मैं हाँ बोलिए बोलिए। सर ये मैं बोल रहा था, मेरा टॉपिक एक्सिम पॉलिसी था, और सर मुझे पता नहीं सर आप मेंटोर हैं तो मैं बोलता भी नहीं सर ये बात। अरे नहीं, कोई बात नहीं, सारे स्टूडेंट ज्वाइन है अभी। अरे नहीं, देखिए इसमें हाँ इतनी बोलने की लिबर्टी तो रहेगी बस। अब आप ये तो भाई ये हमें भी तो पता पड़ना चाहिए कि आपको कहाँ कुछ लैकिंग चल रहा है ना। तो आप अपनी कोई भी क्वेरी हमारे सामने रख सकते हैं, कोई भी समस्या हो। अभी 5-10 मिनट पंडित जी भी बोल रहे हैं कि हम इस चीज को दे रहे हैं कि कहीं क्या क्या आपके हमसे एक्सपेक्टेशंस हैं, और कोई किसी भी तरह की प्रॉब्लम अगर आपको आ रही है, कुछ थोपा तो आप पे नहीं जा रहा, कुछ टॉपिक्स तो इस तरह के नहीं है जो रिलेवेंट हैं या जिनका मटेरियल कम मिलता है ना, तो आप ये सारी चीजें हम हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। क्योंकि देखिए बोलना तो आप ही को है, हम लोग तो सिर्फ आपको मॉनिटर करेंगे, है ना। फैक्ट्स आपको हमारे सामने रखते हैं, हम इतना बताएंगे कि भाई आप इस चीज पे ज्यादा एम्फेसाइज करें, इस चीज पे थोड़ा सा कम करें। आप थोड़ा सा अपना कम्युनिकेशन यहाँ थोड़ा सा उसको टेक्निकलिटी में आए, थोड़े से फैक्चुअल हो जाए, थोड़े से कॉन्सेप्चुअल हो जाए, तो आपको बताना तो पड़ेगा। तो आज कितने ग्रुप्स बने और क्या क्या टॉपिक्स है आपके? बोलिए। जी सर, मेरा आज का टॉपिक है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंड डिस्क्राइब इट इन कॉन्टेक्स्ट टू कोविड-19। एक मिनट, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन आपके ग्रुप में मैं कौन है? सर सचिन कुमार और मैं विकास शर्मा मौजूद हैं इस ग्रुप में, इस टॉपिक में। विकास शर्मा, और आपके साथ दूसरे कौन है? सचिन कुमार। सचिन कुमार, ओके। सचिन, आप से मेरी बात हुई थी, आप वहीं क्लास के पास के रहने वाले हैं ना? यस सर, यस सर। और विकास, आप कहाँ के, गोंडा के रहने वाले हैं? नहीं सर, चकाथल से। चकाथल, ओके। चकाथल कहाँ, गोंडा में पड़ता है, चंडोस में पड़ता है? अतरौली के पास है सर। चकाथल अतरौली के पास। अच्छा, सचिन का चेहरा देख के मुझे लग रहा है कि इसको मैंने पहले कहीं देखा है। हाँ सर, मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में हूँ सर। कहाँ? गुड मॉर्निंग सर।
गुड मॉर्निंग सर। सिविल थर्ड ईयर में हूँ सर। आपने पढ़ाया था टेक्निकल कम्युनिकेशन। अरे तो बेटा बच रहा है तू अब तक है? नहीं सर, मैंने उस दिन आपको सर बोला भी था, जिस दिन आप ज्वाइन हुए थे सर ने किए थे, तो उस दिन मैंने आपको शुभकामनाएं भी दी थी। अच्छा, वो भी सिविल थर्ड ईयर में हो? जी। तो आज की क्लासेस चल रही हैं प्रॉपर? हाँ, ऑनलाइन चल रही है सर। अच्छा अच्छा। जी जी। तो क्या क्या सोच के तुम सिविल सर्विस बनने की वो रख रहे हो चाह? ऐसा क्या तुमने अपने अंदर देखा है, बताओगे ना? जी सर, जी सर। बताओ। तो जब से मतलब ये तो घरेलू लोगों की यही था कि सिविल सर्विसेज शुरू से ही है सर, 10th से ही। और सर इंजीनियरिंग करने के लिए ये था कि थोड़ा घरेलू परिवेश की सुरक्षा के लिए। नहीं, सिविल सर्विसेज भाई ठीक है, बहुत लिख इस सर्विसेज में आना चाहिए सर। थोड़ा मेरा जो रुझान है तो वो सर सिविल सर्वेंट के रूप में इसलिए है कि मेरा सर थोड़ा कुछ मतलब ये चीजें होनी चाहिए कि सिविल सर्विसेज में मतलब कुछ ना कुछ एक सर मैनेज कर सकूं किसी ना किसी चीज को। नहीं, उसके लिए तो आप मैनेजर बन सकते हैं। सर वो है, लेकिन शुरू से सर थोड़ा विद्या मंदिर के स्टूडेंट रहे 10th तक, तो उसमें ये चीजें शुरू से ही है सर। नहीं, आप अपने अंदर ऐसा क्या देखते हैं मतलब? भाई ऐसा है ना कि उनका पूछना है कि आपके अंदर वो जुझारूपन आपको लगता है कि आप लंबे समय तक संघर्ष कर सकते हैं, क्योंकि ये एक तरह से पंचवर्षीय योजना है। यस। हाँ, मतलब आप 5 साल लग जाए। हमारे पास ऐसे भी एग्जाम्पल है जो 14 साल लगे। यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब लेकिन ये इसका एक अफीम का सा नशा होता है। जैसे होता है ना कि बस कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो लोग बस फॉर्म निकला नहीं, उन्होंने भरा नहीं। यस। लेकिन इसके लिए जो एक स्टैमिना, जो एक डायनामिज्म मैं उसको कहूंगा, जी, है ना, जी, वो आपके टेम्परामेंट और एटीट्यूड में होना चाहिए सचिन। जी सर, जी। समझ रहे हैं ना? एक क्यूरियोसिटी टू नो, इसकी जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है टू बिकम अ सिविल सर्वेंट, वो है जिज्ञासा। आप एक वर्ड में इसको डिफाइन कर दीजिए। अगर आप जिज्ञासु नहीं है, मेरी आवाज आ रही है सचिन? बिल्कुल सर, बिल्कुल। अगर तुम्हारे अंदर जिज्ञासा नहीं है, जिज्ञासा क्यूरियोसिटी टू नो, अब नो जो है वो एक बड़ा ही कैसे मल्टी डायमेंशनल वर्ड है कि नो क्या, ज्ञान, यस सर, अनुभव, यस, है ना? वो इससे रिलेटेड नहीं है कि वो सिर्फ थ्योरेटिकल होगा, वो प्रैक्टिकल होगा। आप सड़क पे जा रहे हैं, एक लाइट अलग से जल रही है, आपके दिमाग में बात आनी चाहिए कि भाई ये लाइट अलग से क्यों जल रही है। यस। आप रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं, सामने से ट्रेन जा रही है, आपको मालूम होना चाहिए ट्रेन क्यों ऐसे जा रही है, कहाँ जा रही है। यस। इस ट्रेन पे कोई पर्टिकुलर रिमार्क है, वो ही क्यों है, इसका वो क्यों होता है। आपके अंदर ये सारी चीजें, उसकी बैकग्राउंड जानने की, मतलब हर एक चीज में अगर आप क्यूरियस नहीं। मैं सारे ग्रुप के मेंबर से एक ही बात कहना चाहता हूँ, खुद को जिज्ञासु रखें, ज्ञान को लेकर, अनुभव को लेकर, अपने जो बड़े हैं उनसे सीखने की कोशिश करें, और थोड़ा सा प्रोफेशनल और प्रैक्टिकल अप्रोच रखें, है ना? बाकी ये है। सचिन, क्या टॉपिक है तुम्हारा आज का? सर ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो तैयार है? और तुम्हारे साथ कौन है ग्रुप में? सर विकास शर्मा जी हैं। अच्छा जी सर। देखो, कुछ चीजें ऐसी हैं, हम लोग बहुत पुराने दोस्त हैं, मैं और पंडित जी। 20-25 साल की हमारी मित्रता है। कुछ चीजें पंडित जी ने मुझसे सीखी होंगी, लेकिन मैंने पंडित जी से बहुत कुछ सीखा है। और जो सबसे बड़ी चीज जो मैंने इनसे सीखी है, वो यही सीखी है जो मैंने अभी आपको बताई थोड़ी देर पहले। यस। जब हम लोग घूमते थे, इवन कैजुअली भी, उस वक्त भी ये रास्ते में डिस्क्राइब करते हुए चलते थे चीजों, जिनसे कोई लेना देना नहीं होता। मैं भी एक सिविल सर्विसेज एस्पायरेंट रहा हूं, मैंने बहुत सारे मेंस दिए डिफरेंट स्टेट्स के। तो लेकिन बाद में मैंने पाया कि वो सारी चीजें बड़ी मतलब की थी। जिस वक्त हम
लोग घूमते थे उन्हें कैजुअली ही ऐसे ही निकाल दिया करते थे, है ना। तो तूने टेक्निकल कम्युनिकेशन में पढ़ा ही होगा, आजकल सिविल सर्विसेज की सबसे बड़ी डिमांड है कंसाइज। यस, क्या है? कंसाइजनेस। एक होते हैं ना 7C कम्युनिकेशन के, क्यों सचिन? जी सर, जी सर, पढ़ाए थे ना मैंने, वो सारे इसमें एप्लीकेबल हैं, वो 7C, है ना। वो सारे 7C जो हैं, आजकल जो यूपीएससी का जो मॉडर्न फिनोमेना है, जो आजकल मैंने देख रहा है, जो गवर्नमेंट चाह रही है, हम लोगों में और आजकल में जमीन आसमान का फर्क आ गया है। यस, उसमें पूरी तरीके से इन्होंने 7C को उतार दिया है। उनमें से 4-5C बताओगे तुम सचिन? सॉरी सर, मुझे अभी थोड़ा ये आ गई ना बात। देखो, क्यूरियस रहो। यस है ना। हेलो हाँ बबीता बताओ। सर, जो अभी सर 7C को एक्सप्लेन बोल रहे थे सर, प्लीज क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं? बबीता हम लोग हो जाएंगे। नहीं सर, सर ओनली सर शॉर्ट में, बस सिर्फ सर 2 मिनट ओनली सर। देखिए 7C क्या है कि 7C जो हमारा कम्युनिकेशन करते हैं हम, पहली बात तो आप देखेंगे कम्युनिकेशन जो है वो टेक्निकल कम्युनिकेशन एक बिहेवियर माना जाता है ना कि कम्युनिकेशन उसका एक पार्ट है जो अभी हम कर रहे हैं, बाकी वो एक बिहेवियर है, एक आपका टेक्निकल एंड प्रोफेशनल बिहेवियर, समझो। तो सबसे पहला C आता है कंसाइज, फिर आता है कर्टसी, फिर आता है कॉन्क्रीटनेस, है ना। अब ये सारी चीजें, अब ये सारे वर्ड तुम्हारी समझ में आ रहे हैं? तुम समझती हो कॉन्क्रीटनेस, कंसाइजनेस, ये सारी चीजें क्या होती हैं? क्यों बबीता? हेलो जी सर। हाँ, मैंने कहा जो ये पूछ रही थी बच्ची, तो वो कंसाइज का मतलब समझती है? संक्षिप्त। देखो, सबसे पहले तो आप अपने अंदर ये लाओ कि जो आपकी समझ में नहीं आ रहा आप उससे पूछिए, है ना। ये बबीता कहाँ गई? मुझे लग रहा है कि आवाज नहीं पहुंच रही या कुछ टेक्निकल लिंच हो गया है। हाँ, वो पूछ के चली गई। सचिन? यस सर, यस सर। चलो मैं ये सारी चीजें तुमको बताऊंगा। वो अब अपने टॉपिक पे आ जाए लोग। हाँ, टॉपिक पे आ जाए। सर आपकी आवाज आ रही है, आप प्लीज एक्सप्लेन कर दीजिए। पूनम आप मेरी बात समझें, क्योंकि वो चीज फिर हमारी मेन चीज को डाइवर्ट कर देगी, और कई सारी चीजें उसमें ऐसी होती हैं कि देखिए, सिविल सर्वेंट बनने के लिए आपको क्यूरियोसिटी होने के साथ साथ चीजों को फेस करना भी आना पड़ेगा, और आपको वहां अडिग रहना पड़ेगा। यहाँ कई बार क्या होता है कि अगर मान लीजिए आप झिझक के कारण नहीं पूछते हैं, कई बार आपको लगता है कि टीचर हमें कहीं जो है हमसे ही ना पूछ बैठे, लेकिन जब आप सिविल सर्वेंट बन जाएंगे, यहाँ तो अभी विकल्प मौजूद है, यहाँ तो कोई ऑकवर्डनेस नहीं है। जब आप सिविल सर्वेंट बन जाएंगे तो आपकी जवाबदेही हो जाएगी, तो डोंट हेजिटेट। लेकिन वो अलग चीज है। आज आप बताएं कि ग्रुप में आपका टॉपिक क्या है? सर मेरा टॉपिक है खुदरा क्षेत्र में हम महामारी के दौरान महामारी के बाद खुदरा क्षेत्र के व्यापार को पटरी पर कैसे लाएं, इस टॉपिक पे मुझे बोलना है। मेरा एक टॉपिक और भी है सर, अमेरिकी क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति में क्या समानताएं हैं, और क्या अमेरिकी क्रांति का ही पूर्वगामी फ्रांसीसी क्रांति है। ये 2 टॉपिक हैं सर मेरे। हालांकि सर इस टॉपिक पे अमेरिकी क्रांति पे कोई और भी बोल रहा है तो हम इसे क्विट कर सकते हैं, लेकिन डोंट क्विट। एक ही न्यूज को डिफरेंट चैनल डिफरेंट एस्पेक्ट से चलाते हैं, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक ही आंसर लिखते हैं ना यूपीएससी में, तो पेपर तो एक ही होता है, और उसी आंसर को डिफरेंट कैंडिडेट्स लिखते हैं, तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि इससे कोई फर्क पड़ता है। सर मेरे ग्रुप के 2 मेंबर्स थे, वो बोलना चाह रहे थे इसी पर, लेकिन वो छोड़ के चले गए। नहीं, देखो भाई, अच्छा एक बात बताइए, यूपीएससी
में यही सवाल अगर आ जाए तो हर एक आदमी इस सवाल को लिखेगा कि नहीं लिखेगा? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। खुदरा क्षेत्र वाले में आपके रिटेल सेक्टर वाला जो है उसमें बेसिकली कौन कौन है आपके साथ? मैं हूँ सर और कुबेर तिवारी हूँ। कुबेर तिवारी, पूनम, हाँ पूनम, अभी आप वहीं अयोध्या में ही रह रही है ना? नहीं सर, मैं दिल्ली में हूँ। अच्छा दिल्ली, ओके। आप रहने वाली अयोध्या की है ना? जी हाँ। नहीं, अम्बेडकर नगर। हाँ सर, अम्बेडकर नगर। कुबेर तिवारी हैं? कुबेर तिवारी, पूनम है कुबेर तिवारी? यस सर। कुबेर बोलिए। सर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, उस वजह से उनकी आवाज नहीं आ पा रही। माइक तो ऑन है उनका। माइक तो ऑन है इनका। हाँ, कुबेर तिवारी, जहाँ तक मुझे रिमाइंड हो रहा है ये वही अटला अलीगढ़ के रहने वाला। जी सर। और नेक्स्ट पूनम, आपके इस ग्रुप में कौन है अमेरिकी और फ्रांसीसी क्रांति में समानता में? कुबेर जी ही हैं। चलिए कोई बात। नेक्स्ट ग्रुप अखिलेश। हाँ अखिलेश। सर पहला मेरा टॉपिक है ग्रामीण क्षेत्र में कोविड-19 के फैलाव को रोकने हेतु कार्य योजना। ग्रामीण क्षेत्र में कोविड-19 को रोकने की कार्य योजना। जी सर। इसमें मेरे साथ हैं नूतन सिंह और उमेश कौशिक सर। नूतन सिंह और उमेश कौशिक सर। उमेश कौशिक। अखिलेश, आप कहाँ के रहने वाले हो? सर मैं साथी खेड़ा फिरोजपुर गाँव मेरा सर। और ये नूतन सिंह मुझे याद आ रहा है, तो 2-3 बार मेरी बात हुई। नूतन सिंह, आप कहाँ के रहने वाले? जी सर, नमस्ते सर। नमस्ते। आप वही हो ना जो एएमयू के पढ़ रहे हो? जी सर जी। आप कहाँ के रहने वाले हो? सर मैं मथुरा रोड पे हूँ, महुआ गाँव है मेरा, इगलास के पास। ओके। और उमेश कौशिक? सर आज वो नहीं है, किसी कारणवश नहीं है। अरे कोई। नेक्स्ट सर दूसरा टॉपिक है सर मेरा। उसमें मैं अकेला हूँ सर। पोलियो प्रतिरक्षण की तरह कोविड वैक्सीन करके ही महामारी से निपटा जा सकता है। टीकाकरण के बुनियादी सिद्धांतों की आलोचना में समालोचनात्मक आलोचना करें। पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन और कोविड वैक्सीनेशन। जी सर। इन दोनों पर जो लिखा है। जी सर। आप में से चाहे जो मौजूद हैं लोग वो जुड़ सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है। ये वेरी सिंपल टॉपिक। मुझे याद आ रहा है कि जब हम लोग प्रिपरेशन कर रहे थे 95 में नरसिंहा राव गवर्नमेंट थी और पहली बार मई या जून में पोलियो इम्यूनाइजेशन का प्रोग्राम शुरू किया गया, तो उसे पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन रखा गया। हम लोग 1 महीना 2 महीना तक बड़े परेशान रहे, यार पोलियो इम्यूनाइजेशन तो समझ में आ रहा है, पल्स पोलियो क्या है, क्या पल्स देखेंगे, बड़ी भ्रांतियां थी, क्या पल्स में इंजेक्शन लगेगा। तो आप समझिए कि किसी चीज को समझ, पल्स पोलियो का मतलब ये है कि जिस तरह से आपकी पल्स लगातार चलती है उसी तरह से इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम भी लगातार चलेगा, जस्ट लाइक ए रिदम, नथिंग मोर देन दैट। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कठिन वही चीज है जो आपको नहीं, जब पता हो जाती है तो वही चीज आसान हो जाती है। ऐसा नहीं है। चलिए, आपने हिम्मत करी इसे लेने की, और आप में से अगर कोई इसमें शामिल होना चाहे तो कुछ ऐसा नहीं है इसमें। आप चाहे तो गूगल पे पढ़ सकते हैं, और आप चाहें तो किसी टेक्स्ट बुक से पढ़ सकते हैं। बेसिक वैक्सीनेशन के बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं। तो नेक्स्ट ग्रुप कौन सा है? हेलो, गुड मॉर्निंग सर। सर हमारा टॉपिक है सर असंगठित क्षेत्र में बेरोजगारी को दूर करने के उपाय। क्या नाम है आपका? वैभव पाठक। वैभव पाठक, आप कहाँ के रहने वाले हो? सर हाथरस। ओके। असंगठित क्षेत्र में बेरोजगारी दूर करने के उपाय।
सर एंड मेरे साथ दो आपके ग्रुप में 2 लोग और हैं, आंचल दीदी, पूनम दीदी। आंचल तिवारी या आंचल कौन, क्या नाम बताया? सर आंचल ही पता है मेरे को। आंचल सिंह और आंचल पूनम पाठक। आंचल जादौन। आंचल और आपके अलावा आप कहाँ के रहने वाले हो? करावाद के पास है, करावाद ब्लॉक में आता है धौरी। हाँ, हाँ, लेकिन अभी मैं अलीगढ़ में हूँ। चलिए, आई एम हैप्पी टू सी कि हमारे ग्रुप के लक्ष्यों में से एक लक्ष्य ये है कि इसमें देहाती क्षेत्र के बच्चों को वरीयता दें। तो आई एम हैप्पी टू सी कि यहाँ देहात से रहने वाले काफी बच्चे हैं, क्योंकि रूरल अर्बन जो गैप है, जो डिजिटल डिवाइड तो इतना नहीं है, रूरल अर्बन डिवाइड ज्यादा है, उसको भरने के लिए थोड़ा सा हम लोगों के द्वारा प्रयास किया गया है। तो मुझे खुशी है कि इसमें देहात के रहने वाले बच्चे भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आ रहे हैं। और रूरल के ज्यादा है, सही। हाँ, रूरल के ही होने संसाधन जिनके पास है उनके पास तो प्राइवेट कोचिंग का बहुत विकल्प खुला हुआ है। इतने नाम आते हैं, दिन भर ऐड आते हैं यूट्यूब पे, अगर आप देखिए कितने ऐड आते हैं दिन भर, टेलीविजन पे ऐड आते हैं कोचिंग्स के। तो आई एम सेटिस्फाइड कि जो, मैं ये नहीं कह रहा कि अर्बन वाले बच्चे ना वो भी हो, और अल्टीमेटली रूरल अर्बन से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस अंतर केवल ये है कि एक्सेसिबिलिटी नहीं है वहाँ, एनवायरमेंट और एक्सेसिबिलिटी की कमी। अदरवाइज नॉलेज और कंटेंट और कैलिबर की कोई कमी नहीं कहीं। और ह्यूमन बीइंग तो सब जगह एक जैसे होते हैं, वो डिपेंड करता है नेचर एंड नर्चर। नेचर तो वही है जो जेनेटिक है, और नर्चर वो जो एनवायरमेंट है। बस आपको वही प्लेटफॉर्म, हमारा इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य ही है, जो हैव्स एंड हैव नॉट्स वाला कंसेप्ट है, कि जिनके पास सुविधाएं हैं और जिनके पास सुविधाएं नहीं, तो सुविधा नहीं वाले को सुविधा वाले के बराबर ले जाके खड़ा। मतलब दिस इज द सोल ऑब्जेक्टिव। आप इसे तथाकथित रूप से लेनिन का समाजवाद भी कह सकते हैं, लेकिन उनके बुनियादी सिद्धांतों से मैं डिफरेंट करता हूँ। और हमारे सारे मेंटर्स भी, बस हमारा उद्देश्य यही है कि दोस्त, कि आपको और यूपीएससी के जो सेलेक्ट हो रहे हैं उनकी बैकग्राउंड में जो डिफरेंस है एजुकेशनल बैकग्राउंड में, उस गैप को हम भरते हैं। सोशल बैकग्राउंड, इकोनॉमिक बैकग्राउंड, जो अन्य बैकग्राउंड है, साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड, उसे कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जो एजुकेशनल बैकग्राउंड में डिफरेंस है उसे ये ग्रुप भरने का प्रयास करेगा। और हमें उम्मीद है कि 50 हैं रेगुलर में, 30-35 ही रहते हैं क्लास अटेंड करने में, 5-6 ऐसे हैं जो किसी न किसी कारण से पर डे एब्सेंट रहते हैं, वो एक रेगुलर फिनोमिना है, 90-80% प्रेजेंस रहती है। कुछ ऐसे हैं जो ग्रुप में केवल इसलिए शामिल हुए हैं कि उन्हें ग्रुप में रहना है, कभी आते हैं, कभी चले जाते हैं, कभी आते हैं, कभी इधर कभी उधर, थोड़ा लगता है मेंटल स्टेबिलिटी की कमी। और उद्देश्य यही है कि हर जो एस्पायरेंट इसमें है वो अपने आप को एम्पावर्ड महसूस करे। सिंपैथी नहीं, हम लोग आपका एम्पैथी करना चाहते हैं। एम्पावरमेंट जिसे कहते हैं सशक्तिकरण। आप जब स्वयं में एक रिसोर्स पर्सन बन जाएंगे, आपको भी उतनी ही नॉलेज हो जाएगी जितने इस ग्रुप के सारे मेंटर्स को। अब जैसे कि रही बात ज्योग्राफी की, मुझे नहीं जानकारी ज्योग्राफी की, मुझे कई लोगों ने कॉपियां भेजी, मैंने कहा भाई उतना टेक्निकली मैं नहीं जानता। तो आपको 9-10 जितने भी मेंटर्स हैं उन सारी चीजों का निचोड़, जैसे वो नहीं होता था, जैसे पुराने जमाने में आपने सुना होगा कि वो बहुत सारे यज्ञ करके जो है आहुति डाली जाती थी, तो उसमें से एक व्यक्ति उत्पन्न होता था। हमारा उद्देश्य है कि इसमें से 50 उत्पन्न हो, जिनमें हमारी जितनी नॉलेज है, अब राकेश जी में जितनी नॉलेज है वो देने का प्रयास करेंगे, हम में जितनी है हम देने का, डॉक्टर अनिल सिंह में जितनी है वो उतना देने का प्रयास करेंगे। तो उम्मीद यही है कि आप में भी वही नॉलेज आ जाए। और नॉलेज भी क्या, इंफॉर्मेटिव नॉलेज विद अंडरस्टैंडिंग। एक तो होता है इंफॉर्मेटिव नॉलेज, हमने दी थी, इंफॉर्मेटिव नॉलेज तो किताबों में भी मौजूद है, तो जो तथाकथित कोचिंग संस्थानों के नोट्स है उनमें भी मौजूद है।
इंफॉर्मेशन तो हर जगह मौजूद है, गूगल पे सारी इंफॉर्मेशन है। अभी आप यूपीएससी का पेपर लीजिए तो गूगल पे सारे के आंसर मिल जाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या आप उन्हें समझ पा रहे हैं, क्या आप उस आंसर को लिखने की कंडीशन में हैं? तो इंफॉर्मेटिव नॉलेज विद अंडरस्टैंडिंग, गुरु का यही रोल होता है। इंफॉर्मेटिव नॉलेज विदाउट अंडरस्टैंडिंग तो सीधे सीधे पीडीएफ फाइल में मौजूद है। अभी 1000 पेज की पीडीएफ फाइल आप ग्रुप पर डाल दीजिए, उससे क्या होगा? कुछ नहीं, वो तो ऑलरेडी मौजूद है, वो तो हर किताब में मौजूद है। तो विद अंडरस्टैंडिंग और मोर ये के चीजों को समझने की कला, लिखने की कला और समझने की कला, रटना कुछ नहीं, रटने की आवश्यकता ही नहीं। हिस्ट्री से लेकर के साइंस तक सब कुछ कॉन्सेप्चुअल है, आपको तो केवल उसमें थोड़े बहुत फैक्ट्स याद करने, अपने आप चीजें। चलिए नेक्स्ट, मैं भी कुछ भटक जाता हूँ। नेक्स्ट ग्रुप कोई है? हाँ गौरव, हाँ गौरव। गुड मॉर्निंग सर। गौरव आपके पहले पूनम पाठक है। गौरव अपना जरा माइक बंद कर। पूनम आप हैं? जी सर, मैं प्रेजेंट हूँ। नमस्ते सर। हेलो जी सर, मैं सर मैं हाथरस की रहने वाली हूँ। कहाँ, शहर में देहात में? सर वैसे तो देहात में ही लगते हैं हम लोग। ये मेड़ू गांव जो है। गौरव जी सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जी सर, मेरा टॉपिक है असंगठित क्षेत्र में बेरोजगारी को दूर करने के उपाय। ठीक है, असंगठित क्षेत्र में बेरोजगारी, जिसमें सर मैं और हिमांशु चौहान सर 2 लोग हैं। गौरव आप कहाँ रहने वाले हैं? सर मैं अमृतपुर का रहने वाला हूँ सर, थाना चंडोस। और हिमांशु? सर वो ओगीपुर से। ओगीपुर। हिमांशु है? हाँ सर है। हिमांशु आप बताएं। गौरव आप बंद करिए भाई। हेलो। हाँ हिमांशु बताएं। नमस्ते सर। नमस्ते सर, मैं गौरव के साथ ही ग्रुप हूँ इसमें, जो टॉपिक दिया है इन्होंने। आपका गांव कौन सा है? सर ओगीपुर गांव है, चंडोस, थाना चंडोस में। नेक्स्ट ग्रुप। सर मेरा टॉपिक है सर एक्सचेंज पॉलिसी एंड रिस्पेक्ट ऑन कोविड-19। आपका नाम धनेंद्र है या धनेंद्र है ना? सर धनेंद्र पाठक सर। ओके, मेरे एक रिलेटिव का नाम भी यही है, तो मैं इसे धर्मेंद्र समझा शुरू में, क्योंकि ये जनरली बड़ा रेयर नाम है। धनेंद्र का क्या अर्थ होता है? धनकेंद्र। सर इसका सर संधि विच्छेद होता है धन प्लस केंद्र, जिसके पास सॉरी सर जिसके पास धन की कमी ना हो, ऐसा कुछ होना चाहिए सर। अच्छा, वो इंद्र वाले लक्षण तो नहीं है? नो सर। हाँ, वो वैदिक कथाओं में अक्सर इंद्र का ही सिंहासन ढूंढता है सबसे पहले। तो इंद्र बेसिकली ये सिंबल। धनेंद्र आपके साथ और कौन है? सर मेरे साथ सर अभी तो कोई नहीं सर, मैं अकेला ही सर। कोई भी ज्वाइन कर ले भैया, कोई फर्क नहीं पड़ता। उद्देश्य है कि तो आपको क्लियर है ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कंसेप्चुअल क्लैरिटी। नेक्स्ट ग्रुप। नेक्स्ट ग्रुप। नेक्स्ट ग्रुप। संजीव कुमार परिहार।
संजीव, आपको मेरी आवाज आ रही है? ये वैसे ग्रुप में तो है लेकिन आवाज नहीं आ रही शायद। मुझे लगा कि मेरी आवाज नहीं जा रही है। संजीव, आवाज आ रही है? राहुल भारद्वाज, राहुल भारद्वाज, आपको आवाज आ रही है? मुझे लग रहा है कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है। चलिए, हाँ वर्मा जी, मुझे लग रहा है शुरू किया जाए क्या? हाँ हाँ पंडित जी शुरू किए थे। तो एक सेकंड, सबसे पहले जिन्होंने नाम लिखाया है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। हाँ बोलिए विकास। Good morning, sir. Myself Vikas Sharma. Today's my topic is reverse transcription. I will discuss about what is reverse transcription, and next part will be described by Sachin Kumar. So, reverse transcription is also known as RNA-dependent synthesis of RNA to DNA. DNA is transcripted by RNA polymerase to RNA, which is known as transcription. But when RNA is transformed into DNA, that process is known as reverse transcription. In reverse transcription, reverse transcriptase enzyme work. The process of formation of DNA by RNA is called reverse transcription. Some viruses that have RNA genome contains reverse transcriptase. For example, HIV virus and hepatitis virus, etc. I will discuss by explaining it through figure. देखिए, भाषा की कोई वो नहीं है, आप हिंदी इंग्लिश मिक्स बोलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। जी सर। हाँ बिल्कुल, आप थोड़ा सा वो लैंग्वेज को लेकर बहुत ज्यादा उसमें ना आए। जी सर। आप अपनी बात इफेक्टिवली रखें, बस थोड़ा सा रटी हुई लैंग्वेज ना बोलें। जी सर। बस Sir, ये थोड़ा सा देखा जाए। So it is a RNA virus. It is a virus in which RNA is present here, and it is a reverse transcriptase enzyme. Enzymes are biological catalyst which works in chemical reactions which are conducted in our body. When this virus enters into the plasma membrane, then the process of reverse transcription is engaged by the reverse transcriptase enzyme, and it forms viral DNA, which goes into nucleus, and then it integrates in host DNA. On infection, single strand and the enzyme reverse transcriptase of virus enter the host cell. Reverse transcriptase first catalyzes the synthesis of DNA complementary to the viral RNA. Then reverse transcriptase also degrades the viral RNA strand. After that, the DNA duplex becomes incorporated into the genome of the eukaryotic host cell. Eukaryotic host cell. Then the integrated viral DNA can be replicated as well as transcribed with DNA. Viral proteins and viral RNA produced are packaged as new viruses. Then after RNA, viruses that contain reverse transcriptase are also known as retroviruses. Reverse transcriptase was discovered by Temin and Baltimore. RNA virus genome, it contains 3 genes in which is denoted by small letters named as GAG, GAG, POL, and ENV. Then retrovirus typically have 3 genes in which GAG works to make up interior of viral particles, and POL forms 3 enzymes which is known as protease, reverse transcriptase, and integrase. The work of protease is to cleave the long peptide, and
reverse transcriptase works in reverse transcription and integrase inserts the viral DNA into the host chromosome, and ENV gene from the viral envelope. Reverse transcriptase catalyzes three different functions, in which first function is RNA dependent DNA synthesis, which is also known as reverse transcription, and second function is RNA degradation, and third function is DNA dependent DNA synthesis, which is known as replication. Reverse transcriptase is the most active with the RNA of its own virus, but can be used experimentally to make up DNA complementary to a variety of RNAs. Reverse transcriptase do not have 3' to 5' proofreading activity. I will discuss about proofreading activity. Normally, DNA contains proofreading activities in which wrong nucleotide attached to in the process, then it will be removed by the activity of which is known as proofreading activity. But reverse transcriptase enzyme does not have this proofreading activities. Sir, next part will be continued by Sachin Kumar. थैंक यू विकास सर। माई सेल्फ सचिन कुमार। मेरा आज का सर टॉपिक है RT-PCR, जो सर मौजूदा परिस्थितियों में सर महामारी में इसको कैसा उपयोग में लाया जा सकता है। सर मैं बेसिकली रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पर सर थोड़ा बताना चाहता हूँ। सर यह एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम है जो RNA टेम्पलेट से पूरक DNA उत्पन्न करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसका पूर्ण प्रक्रिया को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं सर। सर मैं इसके थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर जाना चाहता हूँ। सर इसकी खोज 1917 में सर डेविड बाल्टीमोर और हार्वर्ड टेमिन ने की थी, और सर इसके द्वारा इस एंजाइम की खोज ने बिना ट्रांसक्रिप्शन के सक्षम जीवों के अस्तित्व की बिना शर्त की पुष्टि की थी। और सर 1975 ईस्वी में दोनों वैज्ञानिकों को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा सकता है। सर जनरली क्या होता है, किसी भी जीव में वायरस को ढूंढने के लिए उसके DNA की आवश्यकता होती है, लेकिन मौजूदा परिस्थिति में जो महामारी है सर उसमें क्या है सर, उसमें कोरोना वायरस में RNA उपस्थित होने के कारण हम इसमें डायरेक्टली उसकी जांच नहीं कर सकते। इसलिए सर इसमें एक जांच की आवश्यकता हुई RT-PCR रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंड पॉलीमर्स चेन रिएक्शन। इसमें सर हम पहले तो RNA से DNA में चेन बनाते हैं और उसके माध्यम से हम सर उसका फिर टेस्ट करते हैं, जिसके माध्यम से हम किसी भी चीज में वायरस की उत्पत्ति बता सकते हैं कि इसमें इन्फेक्शन है कि नहीं। और सर RT-PCR टेस्ट में हम CT वैल्यू फाइंड करते हैं, CT वैल्यू साइकिल थ्रेशोल्ड। किसी भी व्यक्ति में अगर CT की वैल्यू 30 से ऊपर होती है तो वो बेसिकली कोरोना मुक्त होता है, लेकिन किसी भी व्यक्ति की अगर CT की वैल्यू 35 से कम होती है तो वह कोरोना से ग्रस्त हो सकता है। और सर इसका RT-PCR टेस्ट हम ICMR तथा NAVL लैब के माध्यम से कर सकते हैं। थैंक यू सर। देखिए ये सवाल इसीलिए इसमें रखा गया था कि RT-PCR मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में अब वो लोग भी जानते हैं जिन्होंने कभी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन नहीं पढ़ा है। लगभग 70% आबादी जान गई है कि RT-PCR टेस्ट कौन सा होता है। इसीलिए UPSC प्राय इस तरह के सवाल बनाती है जो करंट से भी लिंक्ड हो और साइंस से भी लिंक्ड हो। इसीलिए मैंने कहा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या है। बहुत मोटा है कि हमारे अंदर DNA होता है, ये जो वायरस है ये RNA वायरस है। सवाल है कि RNA वायरस क्योंकि हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है, हर सेल के अंदर जो DNA मौजूद है ये RNA है। इसमें ये तो सीधे जा नहीं सकता कि RNA के जो बेस पेयर्स होते हैं, जो उसकी सीढ़ियां होती हैं, DNA मानिए एक नसैनी, एक सीढ़ी, और उसके जो बेस पेयर्स होते हैं वो उसके बीच के लेटर्स होते हैं। तो उसमें घुसने के लिए कोई ना कोई मैकेनिज्म चाहिए। तो नेचर में ही ये मैकेनिज्म पहले से मौजूद है कि चूंकि DNA एंड RNA बोथ आर द जेनेटिक मटेरियल, और RNA जो है वो फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल है। जब उद्विकास हुआ इस धरती पर, जब धरती धीरे धीरे ठंडी हुई, सौर मंडल से अलग हो गए,
गोल्डी जोन में होने के कारण। तो उद विकास के क्रम में सबसे पहला जेनेटिक मटेरियल आरएनए ही उत्पन्न हुआ है, वो केमिकल एवोल्यूशन कहा जाता है। आरएनए से ही बाद में डीएनए बना, और आरएनए बहुत अस्थिर भी होता है क्योंकि वो फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल है। अंतर नाइट्रोजनस बेस पेयर का होता है, उस टेक्निकलिटी में आपको जाने की जरूरत नहीं। विकास थोड़ा ही ध्यान रखिए कि जीएस के पेपर में इतनी टेक्निकलिटी में हमें जाने की जरूरत नहीं है। आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज या डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, इस तरह के एंजाइम के नाम का जिक्र आप कर दीजिए। उस केमिकल प्रोसेस को डिफाइन केमिकली करने की जरूरत नहीं, बस इतना बता दीजिए कि भाई ये वो मैकेनिज्म है जिसे आरएनए के सांचे का उपयोग करते हुए डीएनए बनाया जा सकता है। भाई एक जो कोई भी चीज है कॉपिंग होती है, डीएनए से क्या होता है, डीएनए की दूसरी कॉपी बनती है। एक सेल से जब दूसरी सेल बनती है, दूसरी से तीसरी, तीसरे से चौथी, तो जो जेनेटिक मटेरियल है वो कॉपी होता है, एक से दूसरा बनता है। तो लेकिन डीएनए से डीएनए बन सकता है और आरएनए से आरएनए बन सकता है, लेकिन यहाँ आरएनए से डीएनए बन जाता है और ये नेचर में एग्जिस्ट करता है। इसकी खोज जैसे आपने बताया टेमिन, तो इस फिनोमिना को इसीलिए टेमिनिज्म भी कहा जाता है। और ये फिनोमिना ने साइंस में एक तरह का रिवॉल्यूशन ला दिया। इससे हम उन बीमारियों का इलाज करने में भी सक्षम रहे जो आरएनए वायरसेस। तो आपने बहुत अच्छा बताया, चीजें बहुत अच्छी थी, बस ये ध्यान रखिए कि इसको आपको इस टॉपिक से कैसे लिंक करना है। कॉपी बनाने के दौरान आरएनए से जब डीएनए की कॉपी बन जाती है तो आपका तो जो होस्ट है, यानी जिसके अंदर वो बीमारी होनी है, चाहे वो पशु हो चाहे वो इंसान हो, उसका जो तो डीएनए में घुसने के लिए उसे अपने आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और वो कन्वर्ट होने के बाद होस्ट के डीएनए से जाकर के मिल जाएगा, और होस्ट का डीएनए अपने आप में उस डीएनए को इनकॉर्पोरेट कर लेगा, क्योंकि बेस पेयर जो है वो 4 ही होते हैं डीएनए में। वायरस से लेके ह्यूमन बीइंग तक 4 ही बेस पेयर हैं, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन एंड गुआनोसिन। ये कॉमन है हर एक में। यही ये सिद्ध करता है कि सभी जो एनिमल्स हैं, सभी जो प्लांट्स हैं, उनकी एक कॉमन ओरिजिन है। आपको इतना टेक्निकल डिटेल में जाने के बजाय आप मोटा मोटा ये सिद्ध कर दीजिए कि भाई इसलिए इसकी आवश्यकता है। आरटीपीसीआर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इसमें किया जाता है। हम होस्ट वायरस के पार्टिकल उसमें आ जाते हैं, तो उसके आरएनए से डीएनए बनाते हैं और फिर उसका पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करते हैं। यानी डीएनए की पीसीआर टेक्निक आपको जाननी होगी, साइंस एंड टेक में आपको बताएंगे। डीएनए के एक छोटे से टुकड़े से हम कंप्लीट डीएनए कैसे बना सकते हैं, दैट इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो उसी से हमें मालूम पड़ जाता है कि भाई वायरस का जो आरएनए है इस व्यक्ति के सैंपल में मौजूद है या नहीं, दैट कंफर्म्स द थिंग्स। और रही बात, बहुत अच्छा मुझे लगा कि आपने इस टॉपिक को लिया। रीजन ये है कि शुरू में जब मैंने डाला तो इस टॉपिक को किसी ने टच नहीं किया। इस तरह के टॉपिक्स को, साइंस एंड टेक के टॉपिक्स को आप कंटिन्यूअसली पढ़ते चलिए इकोनॉमिक्स के साथ। और विकास, अब मैं परफॉर्मेंस पे आता हूँ, तो परफॉर्मेंस में जरूरी नहीं कि आप अंग्रेजी में बोले, आप हिंदी में बोलिए, लेकिन बेहतर समझाइए। थोड़ा बोलने की स्पीड जो है वो थोड़ा कम करिए। मतलब वो आप अंग्रेजी अच्छी बोल पा रहे हैं और इसी तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो यू विल बी फ्लुएंट इन स्पीकिंग इंग्लिश। अगर आपका इंग्लिश बोलना शौक है तो बहुत अच्छे से बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे प्रैक्टिस करते चले जाएंगे। सचिन, आपने भी उसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी टच करी। कंटेंट की बात करो तो कंटेंट तो आप लोगों का कंप्लीट है, बस इसमें थोड़ा सा ये आप इसमें हेपेटाइटिस प्लस एचआईवी और प्लस इसका जो करंट रिसर्च हो रहा है, देखिए इसमें सबसे ज्यादा जो रिसर्च हुआ है वो गिलियड फार्मास्यूटिकल ने किया, और गिलियड फार्मास्यूटिकल ने ही रेमडेसिविर बनाई है, गिलियड फार्मास्यूटिकल ने ही ये दवाएं बनाई है, एचआईवी की दवाएं भी वही बनाता है। उन्होंने बहुत रिसर्च किया इस पे, और आज हम जो कहते हैं ना कि वैक्सीन बनाने के लिए रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा है, तो वैक्सीन बनाने के लिए रॉ मटेरियल जो है वो गिलियड फार्मास्यूटिकल के पास है, उसी के पास वो टेक्नोलॉजी है। आज के पेपर में रशिया के पुतिन का स्टेटमेंट है कि भाई स्पुतनिक में हमने केवल, देखिए उन्होंने गिलियड फार्मास्यूटिकल ने आपको वैक्सीन दी है, टेक्नोलॉजी नहीं दी बनाने की। रशिया ने कहा कि हम वो पहले कंट्री है जिन्होंने दूसरे देश को टेक्नोलॉजी भी दी। स्पुतनिक का जो उत्पादन हो रहा है वो भी इसी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पे ही बेस्ड है।
उसमें जो mRNA जिसमें बनाया जा रहा है उसमें भी इसी टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। क्या इतनी सिंपल नहीं है जितनी मैं कह रहा हूँ, इसमें तो बहुत बहुत अथाह रिसर्च हुई है, लेकिन मोटा मोटा आपको पता होना चाहिए। ये उसका साइंस एंड टेक वाला बैकग्राउंड है। इकोनॉमिक्स वाला बैकग्राउंड ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर हो, है ना, हर एक को उपलब्ध हो, वो ह्यूमन बैकग्राउंड, वो ह्यूमन एस्पेक्ट है उसका, ये टेक्निकल एस्पेक्ट है। राकेश जी आप कुछ बताएं। विकास और सचिन जी सर, दोनों ने बहुत अच्छा बोला, कंटेंट में तो कहीं कोई कमी नहीं थी। बस ये है कि थोड़ा सा ध्यान इस बात का रखा जाए कि एक तो लैंग्वेज को लेकर मैं देखता हूँ कि विकास थोड़ा सा वो था, जिसको अंग्रेजी में बोलूं या हिंदी में बोलूं, सचिन काफी क्लियर था। आपको अपना जो कंटेंट है वो इस तरीके से प्रेजेंट करना है कि सामने कोई कॉमन आदमी बैठे, कॉमन मैन, आप ऐसे समझे, बजाय टेक्निकलिटीज में जाने के, बहुत ही इसको कॉम्प्लिकेटेड फिनोमेना बनाने के बजाय उसको थोड़ा सा इजी टू अंडरस्टैंड, है ना। जैसे पंडित जी ने बहुत सारी बातें रखी, ये आजकल बहुत ही साइंस एंड टेक के बहुत टॉपिक्स आपको पैरेलल उठाने पड़ेंगे जो आजकल चारों तरफ हमारे चारों तरफ जाना, और बहुत ही अपडेट रहना पड़ेगा। तो बस ये है कि थोड़ा सा वो हल्का सा मैकेनिकल न लगे। विकास, तुम्हारी स्पीच हल्की सी मैकेनिकल थी, वो इसके पीछे कारण ये था कि जैसे तुम उसको पढ़ पढ़ के बोल रहे हो, है ना। तो बहरहाल बोला काफी अच्छा, कोशिश ये करो कि इसको पहले पढ़ो, समझो और फिर इसकी प्रैक्टिस करो। जी सर, मैंने कुछ पॉइंट इसके नोटेड किए थे तो वो मैं थोड़ा बहुत उसे देख कर बोला था। हाँ, देखिए हमारी 4P का एक बड़ा कॉन्सेप्ट रहता है बोलने में। 4P ये रहता है कि पहले आप प्लान करो, फिर आप प्रिपरेशन करो, फिर आप प्रैक्टिस करो, देन आप परफॉर्म करो, है ना। अब सचिन तो ये जानता होगा, शायद मैंने कभी पढ़ाया होगा ऐसे 4P के। देखिए जब भी आप कोई थीम प्रेजेंटेशन या ओरल प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं, अभी तो ग्रुप डिस्कशन उसी का हिस्सा होता है, तो सबसे पहले तो आपको प्लान करना है, प्लान करने के बाद उसकी प्रिपरेशन करनी है। प्रिपरेशन आप लोगों ने काफी अच्छी की, और फिर उसकी प्रैक्टिस करनी है, देन परफॉर्म कर देना है, बस। चलिए ठीक है, नेक्स्ट राकेश जी आप बताएं। मैंने कहा बच्चे काफी, इन्होंने सही बोला कि सो ये है जो आपने बातें उठाई, बजाय टेक्निकलिटीज में जाने के, थोड़ा सा ये है कि ये बहरहाल टॉपिक भी बड़ा ये आसान नहीं है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, हाँ, वो एक्चुअली लोग जैसे कोलेस्ट्रॉल को जान गए ऐसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को जान गए। RT-PCR अब यूपीएससी क्या है, यूपीएससी ऐसे ही टॉपिक की सर्च में रहती है जो बहुत कॉमन हो, लेकिन लोग उसके बारे में समझे ही ना कि भाई ये क्या है, ये तो हमारे सामने ही था। वो कोई ऐसा सवाल नहीं पूछते जो चर्चा में ना रहा हो। चर्चा में जरूर रहेगा, लेकिन ये है कि आपने उसे समझा या नहीं समझा, ये डिपेंड करता है। जी सर। जी अखिलेश सर। सर मेरा पहला टॉपिक है ग्रामीण क्षेत्र में कोविड-19 के फैलाव को रोकने हेतु उपाय। सर जी सर, भारत में विश्व इतिहास की सबसे बड़ी महामारी ये कोरोना-19 की महामारी है। जिस प्रकार ग्रामीण परिवेश में पहली लहर जैसे शहरी इलाकों में संक्रमण ज्यादा था, अब दूसरी लहर में ग्रामीण क्षेत्र को ज्यादा संक्रमण दर ने घेरा है। सर इसमें सबसे पहले जिस क्षेत्र में मैं तैनात रहूंगा उस क्षेत्र की पहले मैं योजना बनाऊंगा किस तरीके से कहाँ ज्यादा संक्रमण दर है। इसमें सर सबसे पहले मैं जो समाज में फैली जो उनका असमंजस है टीकाकरण के प्रति, उसे सबसे पहले दूर करूंगा, जिसमें सर एनजीओ वगैरह, सर मीडिया और सर बुद्धिजीवी वर्ग है, इनकी सहायता लूंगा, जिसमें जो भी परिवार में मुखिया उनके द्वारा समाज में इसके प्रति टीकाकरण के प्रति असमंजस है उसे दूर करने की कोशिश करूंगा। फिर सर जो भी कम संक्रमण दर है वहाँ पे स्क्रीनिंग की सुविधा कराऊंगा, जिससे कि और मामले ज्यादा ना बढ़े, जिससे कि स्वास्थ्य विभाग पर और दबाव ना हो। जैसा कि जिस प्रकार हमारी स्वास्थ्य सेवा विकास विकसित देशों की अपेक्षा सही नहीं है, फिर भी सर जिससे कि इसमें सहायता के लिए आशा वर्कर
और सर प्रधान के द्वारा मैं एक कमेटी बनाऊंगा जिसमें कुछ गांव के लोग भी रहेंगे, जिससे कि आशा वर्कर पर और स्वास्थ्य विभाग की टीम पर ज्यादा दबाव न हो। जिस प्रकार से देखा गया है, जिस प्रकार आशा वर्करों को ज्यादा काम दे दिया गया, जिससे कि संक्रमण दर को रोकने में काफी सही साबित नहीं हुआ वो। तो सर इसमें सर पंचायत में जो प्रधान रहते हैं उनके द्वारा, और सर जो कार्यपालक शासनादेश हैं उनको सुचारू रूप से सही कराऊंगा, जैसे कि सर वैक्सीनेशन, स्वास्थ्य जो यानी कि ग्रामीण दूर से सर शहरों में अच्छी सुविधा रहती है ग्रामीण प्रवेश की अपेक्षा, फिर भी सर जो भी कमियां उनको दूर कराने के लिए जैसे वेंटिलेटर और घर पर ही आइसोलेशन कराना जो संक्रमण दर कम है, और सर बुजुर्ग लोग हैं जिनकी गांव में ही वैक्सीनेशन कराने की सुविधा कराऊंगा, जिसमें सर घर घर समुदाय आधारित क्वारंटीन जरूर रहेगा। सर कोविड अस्पतालों के पास बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस से सामुदायिक पीपीटी किट पहनना डॉक्टरों को सर, और सर टेस्ट होने के तक मरीजों को होम आइसोलेशन में रखना और उनकी बार बार पूछताछ करते रहना। सर ग्रामीण क्षेत्र में जो भी कैटेगरी है उसमें कैटेगरी बनाऊंगा, जैसे कि सर शहरों के पास वाले इलाके और सर मध्यम ग्रामीण वाले इलाके और जैसे जनजाति समूह रिमोटिंग एरिया। सर हेल्थ स्वास्थ्य यहाँ पे सही नहीं है, वहाँ पे सर यहाँ पे ज्यादा संक्रमण दर है, वहाँ पे क्वारंटीन एरिया को निर्धारित करूंगा जिससे कि वहाँ पे अन्य गतिविधि ना हो, जिससे कि और जगह संक्रमण दर ना फैले। सर अक्सर देखा जाता है ग्रामीण इलाकों में एक उठा हुआ परिवार स्थिति संयुक्त प्रभाव प्रथा पाई जाती है, जिससे कि ईच ऑफ ऑल्स पंचायत में बैठ के एक दूसरे के संपर्क में ज्यादा रहता है। और सर ग्रामीण क्षेत्र में फैलने का संक्रमण दर का कोई आश्चर्यजनक वो भी नहीं है, क्योंकि सर शहरी इलाकों से और ग्रामीण इलाकों का सामाजिक आर्थिक वो रहा है सर, क्योंकि इनकी जरूरतें शहरों से ग्रामीण क्षेत्रों की और ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की एक जुटी हुई है। सर पब्लिक हेल्थ, और इसमें सर हम इसमें ज्यादातर एनजीओ, सिविल समाज, हेल्थ और स्वयं सहायता समूह सर जो जिन्होंने काफी अच्छे कार्य किए इनको जोड़ूंगा, जिससे कि सर सामाजिक भेदभाव है टीकाकरण के प्रति जल्दी से जल्दी पूर्ण हो सके, जिससे कि संक्रमण दर को रोका जा सके। यही एक सर टीकाकरण ही एक माध्यम है जिससे कि हम संक्रमण दर को और उनके रोगाणुओं को रोक सकते हैं, जिससे कि आगे ये संक्रमण दर फैले। सर अंत में मैं निष्कर्ष तौर पर यही कहूंगा सर, ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्र में हमारी आबादी 65% रहती है, जिसको अगर टीकाकरण नहीं हुआ तो अन्यथा 35% जो शहरी इलाकों में रहती है आबादी उसको हो गया, तो नहीं तो हालात काफी गंभीर हो सकते हैं, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्र में जो रह रहे हैं उनमें संक्रमण दर को रोकने के लिए टीकाकरण ही एक सरकार भी इसका काफी प्रयास कर रही है। और सर इसमें स्क्रीनिंग और नई टेस्टिंग सुविधा सरकार ने की है, और सर इसमें सामुदायिक भागीदारी का होना जरूरी है। आपके साथ और कौन है इसमें? सर नूतन सिंह करेंगे सर इसके बाद। जी सर नमस्ते सर। नमस्ते सर, जैसे कि अखिलेश भैया ने बताया, सर आवाज आ रही है मेरी? आ रही। हेलो, जैसे कि अखिलेश भैया ने ग्रामीण क्षेत्र के लिए बताया, सर अगर मैं तैनात हूँ वहाँ पे तो मैं जो है गांव के जो मुखिया हैं उनसे संपर्क करूंगा, और जो भी भैया ने बताया मैं नेक्स्ट आगे बोलूंगा उसके बारे में। हम लोगों को जागरूक करेंगे, क्योंकि ग्रामीण प्रदेश में क्या है सर, जो है लोग अक्सर गांव के चबूतरे पे बैठ के और जो है वो जागरूकता न होने के कारण वो अपने पास बैठते हैं। उनको मैं जाके जागरूक करूंगा कि आप उचित दूरी बना के रखें, और फिर जहाँ पे भी कोरोना पॉजिटिव कोई व्यक्ति नहीं मिलता है तो उसके लिए एक निगरानी समिति और मैं जांच के लिए एक समिति का गठन करूंगा, और सर मेडिसिन जो है प्रोवाइड कराई जाए, और जिसमें अगर कोई व्यक्ति में नॉर्मल लक्षण मिल रहे हैं तो उनके लिए जो दवाइयां दी जाती हैं, जैसा सरकार ने प्रोवाइड किया है, पैरासीटामोल है, या आपका विटामिन सी के लिए आप जो भी है जिंक कैल्शियम जैसी टैबलेट जो है वो भेजी जाएंगी, और चिन्हित व्यक्ति को L1 हॉस्पिटल, L2 हॉस्पिटल में आपको जो भी एम्बुलेंस सुविधा हम गांव के लिए करेंगे उसके माध्यम से भेजा जाएगा।
गांव में जो है अपना एक पर्सनल हम लोग जो है गांव के जो साहूकार लोग हैं या पूंजीपति लोग हैं उनसे मिलके उनके सहयोग से जो है गांव में एक नर्स के माध्यम से या गांव के मुख्य लोगों के माध्यम से हम वार्ड जैसा बनाएंगे जिससे कि गांव के लोगों को इस रोग के रोकथाम से बचाया जा सके सर। और जो है बाहरी व्यक्ति अगर कोई आता है उसको ग्राम के पंचायत घर या स्कूल में जो आइसोलेशन के लिए हम रखेंगे 14 दिन तक की सुविधा, उसके लिए बाथरूम की सुविधा और जो है शौचालय की कुछ सुविधा करेंगे। गांव में हम जो है थर्मल स्कैनर, पल्स ऑक्सीजन जैसी ऑक्सीजन मीटर जैसी भी सुविधाएं के लिए जो है कोशिश करेंगे जो है सर। इतना ही मैंने थोड़ा जो है पढ़ा था, इतना ही मेरे पे हुआ था। आपके साथ और कौन है? जी सर, मुझे मेरे भैया थे वो नहीं आए सर। सर अभी नहीं है। वर्मा जी आगे बढ़े। हाँ आप बताएं। मैंने कहा देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि इन दोनों बच्चों ने काफी सही से प्रेजेंट किया, नो डाउट। जहां तक मैं इसमें थोड़ा बहुत ऐड करना चाहता हूँ वो ये है कि सबसे पहले आपको इसका एक इकोनॉमिक पहलू देखना पड़ेगा कि गांव में अवेकनिंग की तो कमी है ही है, इसके अलावा जो सबसे बड़ी कमी है वो ये है कि उनको अपनी आर्थिक गतिविधियां जारी रखने के लिए बाहर निकलना पड़ता है। और गांव में जो कम्युनिटी वाइज मैंने अवेकनिंग देखी है, आप हमारे इंडियन कास्ट सिस्टम को आप टीकाकरण के अभियान से सीधा मैंने गांव में खुद ही फील किया है कि जो कास्ट जितनी संभ्रांत है वहां वो उतनी ज्यादा अवेकन्ड है। पता नहीं क्या है, मुझे एक अजीब से फीलिंग मिली। तो स्पेशली जो हमारी जो ट्राइबल मेंटेलिटी है जो गांव की पर्टिकुलर, जब तक उसमें वहां के लोकल लीडर्स उनके अपने, क्योंकि कोरोना कुछ का टीकाकरण का इस तरीके से हो गया है कि ये जिसको हो रहा है उसके लिए बहुत खतरनाक है, जिसको नहीं हुआ है, जिसको नहीं छुआ उसके लिए एक बिल्कुल आम चीज है वो कराइए, ऐसा कुछ है ही नहीं। बहरहाल ये है कि थोड़ा सा इसमें आप लोग, ये एक ऐसा पॉइंट है कि इसमें बहुत कुछ लिखा जा चुका है, बहुत कुछ बोला जा चुका है। क्यों पढ़ जी, सही कह रहा हूँ? हाँ, ये तो मुझे लग रहा है कि न्यूज चैनल में सबसे ज्यादा डिबेटेड विषय है, सबसे ज्यादा। अब इसमें इन्होंने बच्चों ने बहुत सही बोला है। बहरहाल पॉइंट वाइज पॉइंट रखी है सारी चीजें। आप कुछ ऐड करना चाहोगे पढ़ जी? हाँ, मुझे ये लगता है कि चीजें जो बोली गई हैं उसे आप, जैसे अगर आपको आंसर इसमें लिखना है तो आप इसे स्ट्रक्चर करिए, यानी कि आपको जो है चीजें तारतम्यता में स्ट्रक्चर्ड वे में करनी है। जैसे कि आपको कोविड-19 के फैलाव के को हम कैसे रोकेंगे, तो उसके लिए हमें कौन कौन सी आवश्यक चीजें हैं जिनका प्रिपरेशन करना है। तो देखिए दो चीजें हैं, जैसे कि हेल्थ फैसिलिटी की अवेलेबिलिटी प्री कोविड, यानी कि रोकने के लिए, टू प्रिवेंट दैट, और अगर हो जाता है तो फॉर ट्रीटमेंट। दूसरी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो वर्मा जी ने कहा कि कोई भी व्यक्ति अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए बाहर जाता है, तो हमें फॉर द टाइम भी ऐसे रोजगार के उपाय या उन्हें ऐसे मतलब जैसे इकोनॉमिकली उन्हें सपोर्ट करना होगा भाई। इसीलिए इकोनॉमिकली सपोर्टिंग के लिए ही या तो हम राशन वितरण की योजना रखें जिससे उन्हें खाद्य पदार्थों की कमी ना हो। राशन के अलावा जो और चीजें हैं, जैसे कि अकेले राशन से ही आज मानव की पूर्ति नहीं होती, उसे कपड़े भी चाहिए, बेसिक चीजें चाहिए, उसे जो साबुन भी चाहिए, उसे टूथपेस्ट भी चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि अकेले
क्षेत्र है, तो उसकी अवेलेबिलिटी अब के लिए मुझे लग रहा है कि इसके लिए बेहतर ये है कि हम या तो उन्हें सीधे पैसा उनके खाते में मुहैया कराना है, डायरेक्ट टू अकाउंट, कि भाई कोविड-19 में फिर उसके लिए किसके खाते में उपलब्ध कराएं। सवाल ये उठता है कि गांव में तो ऐसा भी व्यक्ति है जिसके पास 100 बीघा जमीन है और ऐसा भी व्यक्ति है जिसके पास 1 बीघा भी नहीं, किसके खाते में उपलब्ध कराएं। तो हमें पहले करना पड़ेगा चिन्हीकरण, और चिन्हीकरण हमारे पास पहले से मौजूद है। गांव में हमारे पास APL BPL के राशन कार्ड मौजूद है। बिलो पॉवर्टी लाइन हमें मालूम है, तो बिलो पॉवर्टी लाइन वाले सस्टेन नहीं कर पाएंगे। प्लस हमें इसमें सर्च करना पड़ेगा कि माइग्रेंट लेबर जो गांव में से गई है वो लौट के आ रही है, तो उनके लिए उत्पादक परिसंपत्तियों का हम निर्माण कैसे करें। भाई उनके लिए हम काम देंगे, काम क्या देंगे, तू पेड़ पे चढ़ो उतर जा शाम को, या तू जो है यहाँ से वहां तक दौड़ लगा ले, तुझे 300 रुपए दे देंगे। अरे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हमें करना है, लेकिन साथ साथ कुछ एसेट भी तो बने उस एम्प्लॉयमेंट से, और सोशल डिस्टेंसिंग भी हो। तो हमें इसका चिन्हीकरण देखिए, अगर कोविड पीरियड है और हमारे यहाँ रूरल में हमें उसका फैलाव रोकना है, तो हमें निश्चित रूप से उत्पादक ऐसी परिसंपत्तियां चुननी होंगी जिनके के निर्माण से या जिनके कार्यों से, ऐसे कार्यों को चुनना होगा। जैसे कि मान लीजिए स्कूल का निर्माण, लेकिन स्कूल के निर्माण में तो निर्माण सामग्री की आवश्यकता हो। निर्माण सामग्री जो है किसी तहसील से या किसी गांव में तभी आएगी जब किसी तहसील से आए, किसी दुकान से आए, दुकान बंद है, तो निर्माण सामग्री तो आप नहीं मंगा पाइएगा। हाँ, नाली खुदवाने का काम आप कर सकते हैं, कच्ची रोडों के बनवाने का काम आप कर सकते हैं विद मेंटेनिंग ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग। बंजर जमीन पर बागवानी का काम किया जा सकता है, बागों के लगाने का काम किया जा सकता है। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि लोकल रिसोर्सेज के आधार पर ही हम जिनमें हमें रिसोर्सेज की बाहर, अगर आप रिसोर्सेज लेने बाहर जा रहे हैं तो फिर तो वो पीछे हो ही नहीं पाएगा, फिर तो वही की चीज वही रह जाएगी। वो जो जाएगा वो कोविड-19 लेके चला आएगा। प्लस आप लोगों ने जैसे बताया कि भाई कोई अगर बाहर से आ रहा है, तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आइसोलेशन के रूप में, कि भाई आइसोलेशन रूम अगर कोई बाहर से आ रहा है तो फिर ये गांव में मैंडेटरी होना चाहिए, और ये कंसर्न पॉलिटिकल अथॉरिटी या एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो लेखा जोखा रखे कौन व्यक्ति बाहर से आया है, जिसे के गांव के बाहर ही आइसोलेट किया जाना जरूरी है। आज की डेट में हमारे पास क्या इस तरह का डाटा मौजूद है? नहीं। जब माइग्रेंट लेबर आई तो जिसकी जहां मन में आया वो वहां गया, तो हमें उसे बहुत स्ट्रिक्टली अच्छा, इसमें हम टेक्नोलॉजी का ले सकते हैं कि टेक्नोलॉजी में हम गांव में जो हमारी रूरल वर्कर कि वो ये इंफॉर्मेशन दें कि भाई आज गांव में 5 लोग नए आए जो कि रूरल आइसोलेट है या नहीं है, तो उसको मॉनिटर भी करना पड़ेगा। जो आइसोलेशन की मैकेनिज्म है वो बहुत आसान नहीं है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड आइसोलेशन ये दोनों हमें करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर हमने एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं किया तो हम किसी भी सूरत में व्यक्ति को अपनी आर्थिक गतिविधि करने के लिए बाहर निकलने से नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि उसके सामने फिर 2 ही विकल्प रह जाएंगे, या तो वो जो है अपनी आर्थिक गतिविधियों को बंद करते हुए उसकी स्थिति आ जाएगी भूखे मरने वाली। भाई लास्ट टाइम जब कोविड-19 का फैलाव शुरू हुआ था तो आपने देखा कि लेबर अंधाधुंध माइग्रेट करा, कोई ट्रेन के नीचे आ गया, जत्थों में गए इधर से उधर, क्योंकि उनकी सर्वाइवल की प्रॉब्लम है। तो वो सर्वाइवल की प्रॉब्लम भी हमें पहले ही एडवांस में सॉल्व करनी होगी। हमें देहात में लोकल, अब देखिए ये कोई जनरल पॉलिसी किसी हेडक्वार्टर से, लखनऊ से, दिल्ली से, भोपाल से तय करना बड़ा मुश्किल है। ये तो लोकल डीएम और लोकल एसडीएम को देखना होगा एज ए नोडल अफसर कि उनके एरिया में किस तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी को प्रमोट करके एम्प्लॉयमेंट जनरेशन किया जा सकता है, और ये हर जगह अवेलेबल है, ऐसा नहीं है कहीं नहीं है। मुझे नहीं लगता, अगर आप दिमाग चलाएंगे तो आपको अपने अपने गांव में नजर आ जाएगा कि साहब
जनाब ये काम किया जा सकता है सोशल डिस्टेंस। इसमें किसी किताब में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के साथ साथ उन्हें पैसे की अवेलेबिलिटी हो जाएगी, तो जो उनकी बेयर नीड्स हैं फॉर द टाइम भी वो कंप्लीट हो जाएंगी। इसके अलावा हमें स्ट्रिक्टनेस भी रखनी पड़ेगी कि अनावश्यक लोग जो है ना निकले। उसके लिए हम रूरल पुलिसिंग को बढ़ावा दे सकते हैं। पुलिस में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति विशेष पुलिस अधिकारी बनाए जा सकते हैं जो कि ये कहें कि भाई ये आदमी बिना बात के गांव से बाहर जाता है और ये कोविड-19 का पेशेंट और इधर उधर घूम रहा है, एक व्यक्ति 10 व्यक्तियों को संक्रमित कर रहा है। रही बात चौपालों में बैठने की, तो इसके लिए अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है और अवेयरनेस के प्रोग्राम हमें चलाने पड़ेंगे। वैसे तो मीडिया ने बहुत कुछ अवेयरनेस कर दिया और अवेयरनेस के लिए प्रोग्राम आजकल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स मौजूद है। जैसे कि होली दीपावली पर हम बधाई के मैसेज देते हैं, वैसे ही हम हर मोबाइल पर अवेयरनेस के मैसेज भी भेज सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आएगा तो आदमी पढ़ेगा ही पढ़ेगा। और लोकल एरिया मैसेज जनरेशन सिस्टम हमें करना पड़ेगा। एक वो मैसेज आता है कि साहब आ गया, सब एक जैसा मैसेज आ गया, जिस तरह दुनिया भर एडवर्टीजमेंट के मैसेज आते हैं, उसके बजाय हमें एक तहसील विशेष के मैसेज क्रिएट करने हो। हमें इसका एक इंफॉर्मेटिव सिस्टम डेवलप करना होगा। अब बात आ जाइए कोविड पर टेक्निकल एस्पेक्ट में, तो हमें मेडिकल फैसिलिटी, जैसे पिछले वाले ग्रुप डिस्कशन में भी मैंने कहा था कि हमें रूरल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना। हर न्याय पंचायत स्तर पर हमें एम्बुलेंस की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। हर न्याय पंचायत स्तर पर जो हमारे विद्यालय इंटर कॉलेज, उन्हें हम बना सकते हैं ट्रीटमेंट सेंटर। हमें कोई नई इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है। जो एडेड स्कूल्स हैं और टाइमिंग उन्हें बना सकते हैं। प्लस जो डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी, लार्ज स्केल पर हमें डॉक्टर्स की और हमें नर्सिंग की भर्ती करनी हो। अगर हमें थर्ड वेव से निपटना है, बच्चों के लिए विशेष तौर पे हमें आईसीयू और जो पीकू जो होता है, नीकू और पीकू नियोनेटल, वो बनाने पड़ेंगे और वो भी हमें तहसील स्तर पे बनाने पड़ेंगे। हम इतनी बड़ी जनता को प्राइवेट अस्पतालों के भरोसे नहीं छोड़ सकते। प्लस हमें ये देखना होगा कि हर तहसील स्तर पर एनेस्थीसिया का स्पेशलिस्ट मौजूद हो, क्योंकि वेंटिलेटर एनेस्थीसिया वाला ही चला सकता है। अगर आप ये कहें कि जो हड्डी रोग विशेषज्ञ है वो डिजायरेबल टू, इसीलिए आप देखेंगे जितने भी कोविड सेंटर हैं उनके प्रभारी एनेस्थीसिया वाले ही रखे गए। आज के अखबार में हेडलाइन है कि हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हमें अलग से एमबीए भर्ती किए जाएंगे। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में अलग से एमबीए होता है, क्योंकि वो ट्रीटमेंट से रिलेटेड नहीं है, वो मैनेजमेंट से रिलेटेड है। तो उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना और इस इंफ्रास्ट्रक्चर को क्वालिटी वाइज रन करना और लोकल पार्टिसिपेशन, इसमें तो बहुत कुछ किया जा सकता है। प्लस हमें गांव में लोग क्या है कि दुकान से जाके गोली ले आते हैं, एक गोली खा के सही हो जाते हैं। तो हम जिंक जो आपने बताया, जो दुनिया और जो दवाएं हैं, उन सबके पैकेट बना के डोर टू डोर डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम हमें करना पड़ेगा। डोर टू डोर वैक्सीनेशन भी करना पड़ेगा, पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन की तरह घर घर जाकर के। भाई हम 95 में जो ड्राइव शुरू हुई वो 2010 तक लगातार चलती रही। 15 साल में जाके हम पल्स पोलियो को मिटा पाए। 10-15 साल लगे हमें पोलियो को मिटाने। तो कोविड को भी मिटाने के लिए हमें पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन की तरह D2D ड्राइव, डोर टू डोर ड्राइव चलानी हो। अभी तो आपको जाना पड़ रहा है, जब टीके की उपलब्धता ज्यादा हो जाएगी तो इसके लिए टीके का प्रोडक्शन हमें बढ़ाना पड़ेगा। तो वो इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि इस टॉपिक की जो सीमा है वो केवल और केवल रूरल एरिया पे है। तो टीके की अवेलेबिलिटी होते ही, मान लीजिए आज की डेट में आप एज डिस्ट्रिक्ट डीएम आपके यहाँ 10 लाख डोज आ गई, आप क्या करिएगा? उन्हें रख के बैठिएगा? आपके पास डोर टू डोर मैकेनिज्म आपको बनानी पड़ेगी, जिस तरह से आपने पल्स पोलियो के लिए बनाई। प्लस जो बेसिक दवाएं हैं उनको उपयोग का पर्चा और दवाएं, प्लस कंसल्टेंसी के लिए टेली कंसल्टेंसी आपको करनी होगी। हर न्याय पंचायत स्तर पर अगर डॉक्टर नहीं बैठा सकते, कम से कम एक टेली कंसल्टेंसी
कंसल्टेंसी वाला व्यक्ति आपको चाहिए, जो घर में डोर टू डोर ना जाके लेकिन फोन पर आपका रजिस्ट्रेशन करके आपके कंडीशंस के हिसाब से, आपके पैरामीटर्स के हिसाब से आपको कंसल्टेंसी दे सके और आपको कहे कि भाई ये दवाएं खानी है। देखिए, हर परिवार में आपको एक एनलाइटेड पर्सन बनाना होगा, एक रिसोर्स पर्सन बनाना होगा, जो पूरे परिवार की देखरेख के लिए जिम्मेदार होगा। आप 70 साल के बूढ़े व्यक्ति को तो नहीं बना सकते जिसमें 8वां पास किया है। आज के डेट में हर परिवार में 20 से लेकर 35 साल का एक युवा मौजूद है, जो कंपैरेटिवली मोर अवेयर है टेक्नोलॉजी से। उसको रिसोर्स पर्सन के रूप में आपको छांटना होगा हर परिवार से, ताकि वो अपने परिवार के प्रति अगर कोई बीमार होता है तो वो ऑथराइज हो सारा कंसल्टेंसी करने के लिए। अदरवाइज ऐसा भी होगा कि कंसल्टेंसी के नाम पे जो व्यक्ति फोन मिलाएगा वो मालूम पड़ा कि कुछ जानता ही नहीं, कुछ समझा ही नहीं डॉक्टर जो बता रहा है। तो इसमें मुझे लग रहा है कि बहुत सारी चीजें हैं, आप इमेजिन करिए क्या क्या बेहतर हो सकता है। प्लस हमें लोकल लेवल पे कंट्रोल रूम बनाना होगा, तहसील लेवल पर, जैसे जिले में आज का कंट्रोल रूम है, इसे हमें तहसील लेवल पर भी शिफ्ट करना होगा। उसमें सीसीटीवी कैमरे भी हमें लगाने होंगे। हर गांव में एक जो लोग हैं उन्हें उनका नंबर देना होगा कि भाई जरूरत पड़ने पे इस कंट्रोल रूम पे फोन करें, जैसे इमरजेंसी कंट्रोल रूम जैसे कहते हैं। वो जिला स्तर से हटा करके हमें तहसील स्तर पे ले जाने होंगे। जिले स्तर पर बड़े लेवल के होंगे, लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे अब हुआ कि देहात से पेशेंट निकल के